जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या वाकई में वो शहर की जनता को मिल पा रही नगर निगम तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पा रही। कि सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, लाइट का सिस्टम ठीक नहीं है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर हमारी स्ट्रीट लाइट बंद होती हैं, मोहल्ले की लाइट्स बंद रहती हैं। भोपाल के पानी की भी टेस्टिंग हुई, आरोप ये लगे कि पानी सही नहीं है। क्या वाकई में शहर वासियों को जो पानी मिल रहा है वो वाकई में साफ है? अमृत 2 में और अमृत 1 में करोड़ों रुपए इस बात के लिए खर्च हुए हैं, लेकिन मैंने खुद जाकर जो फिल्टर का पानी उठा के टेस्टिंग के लिए भेजा तो वहाँ पर बताया गया कि ये पीने योग्य पानी नहीं है। वकालत से नेता प्रतिपक्ष तक का ये जो सफर था, ये सफर आखिर कैसा रहा? वकालत तो मेरे दादा चाचा सब लोग ही एडवोकेट रहे हैं, तो मुझे मेरा भी सपना था कि मैं एडवोकेट बनूं और अच्छी एडवोकेट बनूं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। भोपाल नगर निगम में सत्ता और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। विकास, भ्रष्टाचार और जनता से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल भी उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं भोपाल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सविता जकीर जी। सीधे उनसे बात करते हैं। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सविता जी, अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो नगर निगम का जो बेसिक जो मूल काम होता है, अगर उस पर हम बात करें तो शहर की जो साफ सफाई, यानी अगर हम बात करें सड़कों की बात करें, सफाई की बात करें या आम जनता से जुड़ी बात करें, क्या वाकई में वो सारे काम हो पा रहे हैं भोपाल नगर निगम में, या अभी भी कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आई? हाँ, देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष नगर निगम की होने के नाते जो भी आपसे बात करूंगी वो पूरी सत्यता के साथ में और पूरे तथ्यों के साथ करूंगी। कोई इसमें आरोप नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा। पूरा प्रैक्टिकल देखकर और धरातल पर जाकर मैं आपसे जो आप क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब दूंगी। बिल्कुल, मैं यही चाह रहा था कि आप बिल्कुल सत्यता के साथ अपनी बात को रखें। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी जो प्रश्न किया कि यही कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या वाकई में वो शहर की जनता को मिल पा रही नगर निगम तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पा रही, क्योंकि अभी हम जिस वर्तमान परिवेश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, लाइट का सिस्टम ठीक नहीं है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर हमारी स्ट्रीट लाइट बंद होती हैं, मोहल्ले की लाइट्स बंद रहती हैं। और जितना तमाम पानी का जो सिस्टम है कि हम भोपाल शहर की जनता को शुद्ध पानी पिलाएं, तो सोशल मीडिया और प्रैक्टिकल लोगों ने किया तो ये पाया कि हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं। और जो पानी फिल्टर होता है, ये तो हमने खुद साक्षात हमारे वार्ड के अंदर है फिल्टर प्लांट्स 2-2, 3-3, तो जो पानी हम फिल्टर करते हैं वो वापस बड़े तालाब में ही जाता है, फिर उसको हम फिल्टर करते हैं, फिर पब्लिक में वो पानी जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसे काम जो नगर निगम के माध्यम से किए जाते हैं, जबकि ये टैक्स भरपूर ले रहे हैं हमसे, और टैक्स के ऊपर टैक्स और ना जाने कितने टैक्सेस जनता के ऊपर अधिरोपित कर दिए, लेकिन उसके जो जनता की जन सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, उसकी और कोई भी ध्यान नहीं देता। हम रोज़ाना गंदे पानी की शिकायतें सुनते हैं, रोज़ाना कचरे की शिकायत सुनते हैं, रोज़ाना सीवेज रोड से बह रहा है उसकी शिकायत सुनते हैं, और तमाम ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिसको नगर निगम को बहुत अच्छे बेहतर ढंग से करना चाहिए, वो ना करते हुए प्रॉपर बजट भी है, सब कुछ है, लेकिन वो भ्रष्टाचार की बली चढ़ जाता है। तो इन सब मुद्दों को तो विपक्ष होने के नाते आप काफी अच्छे से आप लोग उठा सकते हैं, चाहे वो सड़क की बात हो या फिर सदन की बात हो। तो ये मुद्दे जब भी परिषद की बैठक होती है, देखिए, परिषद की बैठक का ये कायदा होता है कि हम जनहित के मुद्दों को शामिल करें। हम लोगों की ओर से परिषद की बैठक 3-3 महीने लेट करते हैं, और हम लोगों की ओर से हम पत्र लिखते हैं जब संभाग आयुक्त को, भोपाल कमिश्नर को, तो जब कमिश्नर के इधर से इन लोगों को वार्निंग आती है या कोई पत्र आता है, तब ये 3 महीने में तो परिषद की बैठक करते हैं। दूसरा, परिषद की बैठक करने से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एक प्रोसेस होता है कि हम हमारे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्रस्ताव मेयर इन काउंसिल को भेजते हैं, जो हम लगातार कम से कम 3 साल से भेज रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मेरे पास में है, लेकिन इन्होंने एक भी बार जनहित के मुद्दों को एजेंडा में शामिल नहीं किया।
क्योंकि जब तक एजेंडा के अंदर कोई भी जनहित के मुद्दे शामिल नहीं होंगे तो हम उसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते। यदि हम डिबेट करते भी हैं अपनी मन मर्जी से तो हमारे पार्षदों को, उनके पार्षद भी करते हैं तो उनको चुप कर दिया जाता है और ये कहा जाता है ये एजेंडा में शामिल नहीं है, बाद में बात करिएगा, बाद में बात करिएगा। तो ऐसा नहीं होता। तो वो खुद चर्चा नहीं कराना चाहते क्योंकि वो फेयर नहीं है। अगर वो फेयर होते तो वो जनहित के मुद्दे, शहर की जो इतनी बड़ी हमारी सदन लगती है, एक तरह से वो छोटी विधानसभा कहलाती है, तो वहाँ पर आना चाहिए ना। पूरे 85 वार्ड के पार्षद इसी इंतज़ार में रहते हैं कि जब भी परिषद की बैठक हो तो हम लोग अपने जनहित के मुद्दे वहाँ पर डिस्कस करें और उसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय निकले। जैसे कि आपने बताया कि आप जनहित के मुद्दे को लेकर सदन में जाती हैं, लेकिन मुद्दे उठ नहीं पाते हैं, एजेंडे के तौर पर लोगों को चुप करा दिया जाता है। तो उस एजेंडे को तोड़ने के लिए आप तो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ बात को, बिल्कुल, हम तो कि जनता से जुड़ने के बाद उसको तो आप हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मालूम है क्योंकि हम पेशे से अधिवक्ता भी हैं, हमको कैसे सदन में अपनी बात रखना है, ये एजेंडा में शामिल करें या ना करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको जनता की आवाज़ को उठाना है और हम ईमानदारी से परिषद के अंदर जनता की आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और जब तक हम पार्षद हैं तब तक नेता प्रतिपक्ष हैं। हम पक्ष जो हमारा बीजेपी के हमारी शहर सरकार है उनसे सवाल करते रहेंगे और जब तक जवाब नहीं मिल जाता। बिल्कुल, यानी जवाब मांगते रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात जैसे कि अभी आपने बताया कि पानी को लेकर आपने बताया कि 2 प्लांट आपके इस क्षेत्र में। पानी को लेकर मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा हमने देखा था कि किस प्रकार से पानी लोगों की जान ले रहा है। इंदौर में मामला सामने निकल कर आया था कि किस तरह से नगर निगम का जो पानी था वहाँ पर लोगों ने पानी पिया और वहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई। भोपाल के पानी की भी टेस्टिंग हुई, आरोप ये लगे कि पानी सही नहीं है। कई जगहों पर ये आंसर निकल कर आए नगर निगम की तरफ से पानी पूरी तरीके से साफ है। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है इस समय। क्या वाकई में शहरवासियों को जो पानी मिल रहा है वो वाकई में साफ है, या आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं कहीं जगहों पर पानी अभी भी लोगों को अच्छा नहीं मिल रहा है? भोपाल की शहर सरकार मुझे बता दे और भोपाल की नगर निगम बता दे कि उन्होंने कहाँ कहाँ भोपाल शहर के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। जबकि अमृत 2 में और अमृत 1 में करोड़ों रुपए इस बात के लिए खर्च हुए हैं, लेकिन मैंने खुद जाकर जो फिल्टर का पानी उठा के टेस्टिंग के लिए भेजा तो वहाँ पर बताया गया कि ये पीने योग्य पानी नहीं है। और ऐसे ही कितने सारे लोगों ने अपना पर्सनल जाके पानी का टेस्ट कराया तो वहाँ यही पाया कि ये पीने के पानी योग्य नहीं है। दूसरी चीज़, आप टेस्टिंग करते हैं तो नगर निगम का ही व्यक्ति जो केमिस्ट नहीं है, नगर निगम का व्यक्ति केमिस्ट नहीं है, उसकी ना इतनी योग्यता है, वो कैसे आपके किसी भी पानी का टेस्ट कर सकता है? आपको थर्ड पार्टी से टेस्ट कराना चाहिए ना। मैं अपने खुद की रिपोर्ट गलत कैसे दे सकती हूँ? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस मामले को लेकर फिर कहीं आवाज उठाई आप लोगों ने या कुछ? बिल्कुल, हम लोगों ने मानव अधिकार आयोग के अंदर पत्र लिखा, हमने कमिश्नर मैडम को लिखा और हमने संभाग आयुक्त को पत्र लिखा कि पानी की प्रॉपर जांच कराई जाए और जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है सबसे मेन वो लागू नहीं है, उसे लागू कराया जाए। उनकी तरफ से नहीं, कोई जवाब नहीं आया क्योंकि वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम गंदा पानी पिला रहे हैं। अगर वो ये बात मान लेंगे, आप तो खुद सोचिए कि इंदौर के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, 25 से 30 लोगों की डेथ हो गई गंदा पानी पीने की वजह से। क्या सरकार के एक बंदे ने इस बात को माना कि यस हम लोगों की गलती है? देखिए, गलती तो सबसे होती है, लेकिन जो गलती को मानना वो सबसे बड़ा परोपकारी होता है कि हाँ भाई किसी से गलती हो गई तो उसको वो एक्सेप्ट करे। वो कर ही नहीं रहे, वो मान ही नहीं रहे। तो आप तो ये देखिए कि पूरे समाचार पत्रों में और पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज चला गया, राष्ट्रीय स्तर की ये न्यूज़ बन गई, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी नहीं बोला कि यस हमारी गलती है और हम इसको सुधारेंगे। तो इस मामले को जैसे कि आपने बताया कि पानी को लेकर, तो क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने कहा कि मैंने पत्राचार भी किया है, आपने कई जगहों पर जवाब भी मांगा है, तो क्या सदन में भी ये आवाज़ देखने को मिलेगी इस बार? बिल्कुल, पिछली बार ही मिलती, लेकिन वो गोकशी वाला इतना बड़ा कांड हो गया था। हाँ, वो वाला कांड हो गया था तो हम लोगों ने परिषद का बहिष्कार कर दिया था। और हम हर बार इस बात को उठाते हैं कि परिषद के अंदर पानी से संबंधित आप है ना चर्चा कराइए, क्योंकि हम लोग पूरा भोपाल शहर पानी गंदा पी रहा है। क्योंकि मैं तो साक्षात देखती हूँ, जब आप वीआईपी रोड से जाएंगे, कि शहर गंदा पानी पी रहा है। बिल्कुल, आप देखिए वीआईपी रोड से अभी जाइएगा, वीआईपी रोड के ऊपर जितने भी
बस्ती है उसका पानी खुद आप लोग देखते हैं कि सीवेज का नीचे नाले के अंदर से बह के बड़े तालाब के अंदर आ रहा है और हम बड़े तालाब का पानी पी रहे हैं। कहाँ पर है इनका सिस्टम, सीवेज सिस्टम कहाँ पर है? ये मुझे बता सकते हैं कि सीवेज सिस्टम यहाँ से यहाँ डला है, यहाँ से यहाँ डला है? अगर ये सीवेज सिस्टम इनका डला था पहले से तो अभी करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? उसी सीवेज सिस्टम के अंदर हम अपने नालों को क्यों नहीं मिला रहे? वो नाले बहकर जा कहाँ रहे हैं? छोटे तालाब में, बड़े तालाब में। बस आप खुद देख रहे हैं छोटे तालाब का क्या है। यहाँ बड़े तालाब के जो कनेक्शन है, जो पाइप, जो नल का कनेक्शन जिनके घरों में बड़े तालाब का जा रहा है, वो गंदा पानी पी रहे हैं, ये कहना है आपका? बिल्कुल, बड़े तालाब का जो पानी है वो ना तो प्रॉपर फिल्टर हो रहा है और ना ही वो क्लीन है पानी। ये तो साक्षात आ चुकी है रिपोर्ट्स की हम लोग है ना, जो आज से 25 साल 30 साल पहले हमारी पाइप लाइन जो है पानी की वो सड़ चुकी हैं, उसके बाद हम वही पानी पी रहे हैं। तो उसमें सीवेज नहीं मिल रहा होगा और सीवेज का कोई सिस्टम है नहीं, तो वो तो सड़ चुका है, पूरा मिक्स होके हम लोग पानी पी रहे हैं। आपने देखा नहीं है क्या पूरे हॉस्पिटल्स भरे पड़े हुए हैं और सिर्फ इसी वजह से कि हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं और लोगों को पेट की बीमारी हो रही है। अब कोई माने इसको लेकर विपक्ष क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? बिल्कुल, हमने अपने माध्यम से सब जगह पत्र लिखा है और हम यही चाह रहे हैं कि भाई आप पानी का जो सिस्टम है उसको सुधारिए। और ये भी लिख कर दिया है हमने उदित गर्ग जी को एक पत्र के अंदर कि जो 20 साल पुरानी 25 साल पुरानी पाइप की लाइन है पीने के पानी की, उनको आप चेंज करिए, नई पाइप लाइन डालिए पूरे भोपाल के अंदर, तो ताकि ये हमारा भय है और जो सचमुच में हो रहा है वो खत्म किया जाए और हम लोग साफ सुथरा पानी पिए। नगर निगम भोपाल की अगर हम बात करें तो भी हाल ही में एक ताज़ा तरीन मुद्दा है जो काफ़ी तेज़ी से उठा हुआ है, गोकशी मामले का, कि किस तरह से ट्रक पकड़ा जाता है, सैंपल की जांच के लिए रखा जाता है, रातों रात ट्रक गायब हो जाता है। नगर निगम में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस भी होती है, सदन का वॉकआउट भी विपक्षी कर देते हैं। सदन के भी कई पार्षद ऐसे होते हैं जो इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ को वहाँ पर रखते हैं। स्लाटर हाउस की अगर हम बात करें तो नगर निगम के अंडर में आता है, तो आखिर ये चूक कैसे हो गई इतनी बड़ी? देखिए, ये चूक इसलिए हुई है कि जब हम लोग है ना प्रॉपर पार्षदों के सदन के अंदर, जो हमारा परिषद सदन है उसके अंदर जब जो भी एजेंडे के अंदर प्रस्ताव आते हैं तो उसके ऊपर डिबेट होता था। इससे पहले भी 2 बार स्लाटर हाउस का जो प्रस्ताव था वो परिषद में आया था, तो सभी सर्वसम्मति से 2 बार ये शासन को वापस भेज दिया गया था। अब जब तीसरी बार 2023 के अंदर नई परिषद का गठन हुआ था 2022-23 में, तो इनको सबसे पहले यहाँ पर ये परिषद के अंदर प्रस्ताव लेकर आना चाहिए था कि भाई इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, स्टे की कार्रवाई भी हम लोगों ने करी थी। ये तो प्रस्ताव कहाँ आया था? आपने कहा कि ये पहले सदन में 2 बार आया था जब आलोक शर्मा जी की परिषद थी, तो आलोक शर्मा जी और सभी जितने भी पार्षद थे उनका ये कहना था कि ये शहर को बीचों बीच नहीं हो सकता स्लाटर हाउस, इसको अपन कहीं बाहर बनाया जाए, तो ये कहकर इसको हम लोगों ने वापस कर दिया था 2 बार। अब ये स्लाटर हाउस वाले कब सुप्रीम कोर्ट से वापस ले आए थे और स्टे वहाँ पर जो लोग रहते थे अतिक्रमण का कहकर उनको हटाया जा रहा था, तो हमने स्टे भी कोर्ट के अंदर लगाया था कि हमको कोर्ट से स्टे मिला था, हमने अपनी पिटीशन फाइल करी थी, फिर इन्होंने स्टे वैकेंट कराया सुप्रीम कोर्ट से और जो पक्षकार था उसको जिस भी माध्यम से ले गए हों और वो पिटीशन वापस लेकर और वहाँ से इनको एनजीटी ने तमाम शर्तों के साथ में स्लाटर हाउस को स्टार्ट करने की परमिशन का प्रोसेस करने की इजाज़त दी थी, ना कि ये बोला था कि आप चालू कर देना बिना परिषद में लाए। तो इन्होंने सबसे बड़ी मेयर इन काउंसिल ने ये किया कि इस प्रस्ताव को परिषद में नहीं लाए। इन्होंने चोरी छुपे अधिकारियों के कहने से बाहर के बाहर और पीछे के रास्ते से इसको, यानी कि मेयर इन काउंसिल जो होती है एमआईसी की बैठक होती है उसमें प्रस्ताव नहीं आया था, मेयर इन काउंसिल के अंदर आया था, फिर मेयर इन काउंसिल से परिषद में आता है। पूरे 85 लोगों की जब परिषद लगती है ना हमारी, उसमें नहीं आया। इसी में मैं आ रहा हूं क्योंकि अभी एक बीच में बयान भी निकल गया था जब भी कहा गया था कि परिषद की बैठक में ये नहीं आया, के जो परिषद की बैठक में जितने भी एमआईसीस हैं उन्होंने इस पे साइन नहीं किए। हाँ, नहीं, ये भी बयान निकल कर नहीं। देखिए, परिषद की बैठक अलग होती है जिसमें पूरे 85
बिल्कुल पूरे 85 पार्षद जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। MIC के अंदर जो भोपाल शहर के मंत्री हैं, जितने भी MIC के मेंबर्स हैं, उन लोग बस MIC में किसी ने साइन नहीं किया। 2022 का देखिए MIC ने साइन किए हैं। MIC ने साइन किए संकल्प क्रमांक 2 दिनांक 24/10/2025 और उसके अंदर साफ साफ ये लिखा है कि पेज क्रमांक 73 के अनुसार यथा प्रस्तावित हम इसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। यथा प्रस्तावित का मतलब होता है कि जो पिछले 73 नंबर के पेज के ऊपर उदित गर्ग जी ने जो जो चीजें डाली थी, हम उसका अक्षर ब अक्षर स्वीकार करते हैं और इसको अनुमति देते हैं। ये जिस भी MIC ने बोला है वो बिल्कुल झूठ बोला है, साफ बोला है झूठ। और इससे पहले उसको बनाने के लिए भी 3 बार उन्होंने परमिशन दी थी। MIC ने संकल्प पारित किया है कि उनकी अवधि और बढ़ा दी जाए। अवधि और इस अवधि के अंदर तो बीच में 2022 का जिक्र हुआ था, इसलिए मैंने बोला कि MIC 2022 के अंदर टेंडर प्रोसीजर हुआ था, क्योंकि उस समय MIC नहीं थी। टेंडर प्रोसीजर होने के बाद आप अनुमोदन के लिए परिषद में क्यों नहीं लाए, एक ये क्वेश्चन मार्क है। जब आप परिषद के अंदर लेकर आते तो ये सारी बातें उस टाइम वहां पर सब अपना अपना पक्ष रखते, विपक्ष अपना पक्ष रखता, पक्ष जो है वो अपना पक्ष रखता है, तो उसमें सारा सार निकल कर आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं और इसको किस प्रकार से हमको चालू कराना है। तो ये बातें होती ना, क्यों नहीं लेकर आए थे MIC। आपने काफी सही चीज बताई, काफी पॉइंट्स के साथ बताई, लेकिन एक चीज नजर आई इस बार कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो विपक्ष की भूमिका सदन में उस तरह से नजर नहीं आई। जो अगर यही विपक्ष वर्तमान में जो सरकार है उसका होता तो शायद वो काफी तेजी के साथ अटैक करते हैं। अटैकिंग में पीछे क्यों रहेगा विपक्ष? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। अटैकिंग के अंदर विपक्ष बहुत मजबूत रहा, विपक्ष हावी रहा उनके ऊपर। लेकिन जब कोई व्यक्ति और कोई MIC इस बात के ऊपर उतारू हो जाएंगी, उनकी लिखी हुई बात को भी वो सदन में इस बात से इनकार कर रहे हैं कि नहीं हमने संकल्प नहीं पारित किया, तो इस हद तक झूठ बोलना और इस हद तक गुमराह करना, तो ये तो फिर उनको ही सोचना चाहिए। वो बोल रहे हैं, आपका जो काम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा विपक्ष नहीं बोल रहा है। हाँ। वाकई में सदन में नजर आता है कि एक वन मैन आर्मी की तरह आप कहीं ना कहीं पूरा लीड करती है, लेकिन आपकी साथ जो टीम है वो उतनी एक्टिव नजर नहीं आती है कि अगर नहीं वहां पर देखिए क्योंकि फाइल सारी मैंने पढ़ी हुई थी। हो सकता है कि हमारे बाकी लोग मेरे साथ में तो खड़े थे, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। पूरा एक हमारा जो पार्षद दल था, कांग्रेस पार्षद दल साथ में था, सबने आसंदी घेरी, सब कुछ करा। लेकिन उन लोगों ने जो हमारी बातों के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई चाही थी कि आप है ना अपनी इच्छा के अनुसार ही, क्योंकि आपने नीतिगत कार्य नहीं किया और आप है ना जनता के उसके ऊपर खरी नहीं उतरी मेयर इन काउंसिल, तो उनको अपने है ना नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इतना बड़ा कांड हो गया तो उनको खुद आकर इसमें इस्तीफा करवाना चाहिए था। क्या होने वाला है विपक्ष का इस मामले पर? बिल्कुल हम लोगों की फिर से परिषद आएगी और अभी हम लोग पुतला भी जलाने वाले हैं, मेयर इन काउंसिल का पुतला जलाने वाले और घेराव करने वाले हैं नगर निगम ऑफिस का और मेयर साहब का। तो जो हम लोगों का प्रोटेस्ट है संवैधानिक तौर से वो हम सब करेंगे और सदन तक और बिल्कुल। और हम लोगों ने इसमें पत्र भी ऊपर चीफ सेक्रेटरी को भी भेज दी शिकायत, हमने संभाग आयुक्त को भी शिकायत भेज दी है और अब हम ऊपर भी शिकायत भेजने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इस टाइप से नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या पूरी तरीके से भ्रष्टाचार नजर आ रहा है इस मामले में आपको? हाँ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो हम लोगों को अंधेरे में क्यों रखा जाता? 85 पार्षदों के सामने बात आती ना, सब अपनी अपनी बात कहने का अधिकार रखते ना परिषद के अंदर, वो क्यों नहीं हुआ? तो साफ रातों रात गायब हो जाना। बिल्कुल, ट्रक रातों रात गायब हो गया, वो उसको जब्ती क्यों नहीं बनी? उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इतना स्लो क्यों हो रहा है? क्यों नहीं जांच की जा रही? और इतने छोटे छोटे कर्मचारी जो जिनको फाइल पढ़ना नहीं आती उनको आरोपी बना दिया और उनको बर्खास्त कर दिया नगर निगम से, डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया। तो फिर जिन्होंने पास की है फाइल उनको क्यों छोड़ा गया? ये तो कटघरे में खड़े हुए हैं ना, इनके हाथ तो खून से सने हुए हैं ना। ये कैसे कह सकते हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं? ये अगर MIC एक लाइन नहीं लिखती, परमिशन नहीं देती, तो मैं आज पूछना चाहती हूँ MIC से कि क्या वो अधिकारी जो भी हैं वरिष्ठ अधिकारी या निचले अधिकारी कुछ लाइन लिख सकते थे आगे? ये लिख देते नहीं सारी शर्तें पूरी होंगी इसके बाद हम इसको सदन में लाएंगे, मजा ले कोई आगे कार्रवाई कर देता। तो इसमें सारी MIC की मिली भगत है। आज वो पाक साफ बन रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं है, सारा किया धारा उन्हीं का है जो पूरे भोपाल शहर का नाम बदनाम हुआ है। MIC से भी याले
इसका जो आंसर है वो मैं जरूर लूंगा। इसके अलावा एक मामला और निकल कर आया था संभल योजना का, कि संभल योजना में किस प्रकार से मृतक जो थे उनको लेकर भी, क्योंकि आपने मामला उठाया था, मुझे अच्छे से याद है, आप लोगों ने इसको लेकर पत्राचार भी किया था कि मृतकों के पैसे नगर निगम के अधिकारियों ने ही निकाल लिए, कर्मचारियों ने निकाल लिए। बिल्कुल, लोक महत्व का मैंने क्वेश्चन लगाया था इसके अंदर, सदन के अंदर, तो उसमें ये बात आई थी कि जो सामाजिक सुरक्षा का 20,000 रुपये मिलता है और जो 1 साल तक 2 साल तक लेने नहीं आया, संबल योजना के माध्यम से आगे का पैसा जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक कार्ड के आधार पर उनको 2 लाख से 4 लाख रुपए तक की सरकार की योजना है वो मिलता है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई नहीं आ रहा, तो उन्होंने पूरा उनकी फर्जी आईडी बनाई और उनको फर्जी आईडी के माध्यम से उन्होंने उनका पैसा निकाला। और आपने देखा होगा बड़े बड़े समाचार पत्रों में ये बात छपी थी, करोड़ों रुपए का नगर निगम ने घोटाला किया है और 14 लोगों की इंक्वायरी भी बैठी थी और उनके ऊपर FIR भी हुई थी और वो वहीं के वहीं टाई फिश हो गया सारा मामला। और लोकायुक्त के अंदर अभी पेंडिंग है, उसको भी पेंडेंसी में डाल दिया है, क्योंकि वो वहाँ से इन लोगों को जानकारी मांगते हैं तो नगर निगम से कोई जानकारी नहीं जाती। और दूसरा, जो जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी वही लोग फिर वापस आके काम करने लगे नगर निगम में। तो ये मामला भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये भी एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला। हाँ, बिल्कुल। ये भी नजर आने वाला है। हाँ, ये भी नजर आने वाला है, बिल्कुल ये भी नजर आएगा। शहर की सुंदरता की हम बात करते हैं और हमें देखा था कि शहर में अलग अलग जगहों पर पहले काफी ज्यादा हमें जहाँ हरियाली भी नजर आती थी, तो इसके साथ क्योंकि झीलों की नगरी कहा जाता है और झीलों की नगरी के फाउंटेन हमेशा चर्चाओं में रहते थे। अब फाउंटेन एक बार फिर से चर्चाओं में है, वो क्यों है वो आप अच्छी तरीके से जानती हैं। आखिर हुआ क्या ऐसा फाउंटेन को? हाँ, देखिए अभी GIS आया था जिसमें 70-75 करोड़ का बजट आया था और उसको पानी की तरह खर्च किया गया था। ना कोई टेंडर हुए थे, ना कोई उसके ऊपर जो बेसिक प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से इन्होंने कार्य किया था। और जो फाउंटेन लगाने की जो क्वालिटी मेंटेन की गई थी वर्क ऑर्डर में, तो वो ना करते हुए इन लोगों ने पुराने कबाड़ खाने से वो फाउंटेन की जो सामग्री है वो लेकर आए, उसके ऊपर रंगाई पुताई हुई नए करके उनको लगा दिए। तो अब नौबत ये आई कि वो तो कबाड़े के थे, तो वो थोड़े दिन चले और ख़राब हो गए, जिसमें हम लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करे। भोपाल शहर की जनता का करोड़ों रुपए का पैसा उसमें खर्च हुआ। और आप देखते होंगे कितनी लाइटिंग के ऊपर अलग अलग तरीके से 10 जगह लाइटिंग के पैसे खर्च हुए, 10 जगह फाउंटेन के, 10 जगह पेंटिंग करने के, तो तमाम पैसा करोड़ों रुपए खर्च किया गया है और मेंटेनेंस के नाम पर जीरो है। जबकि इनके जो वर्क ऑर्डर है उसके अंदर इन्होंने खुद लिखा था कि 2 साल तक मेंटेनेंस नगर निगम करेगा और जो संबंधित ठेकेदार है जिसने ठेका लिया था उसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो लेकिन वर्तमान में सारे VIP रोड हो, चाहे पॉलिटेक्निक चौराहा हो, चाहे आपका VIP चौराहा हो, खानू का, सारे फाउंटेन बंद पड़े हैं लाइन से। कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। जिसने काम लिया था वो कभी भटक कर भी वहां देखने नहीं जाता। तो ये बड़ा दुख होता है। आप कि इस प्रकार से बता रही है, ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार की पूरी इबारत लिखी गई है। ये मैंने क्वेश्चन लगाया था, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने GIS के ऊपर क्वेश्चन लगाया था सदन में। तो मेरा क्वेश्चन आग्रह कर दिया था, वो इसलिए कि पूरे भोपाल शहर की मीडिया यहाँ पर मौजूद होती है और जब इनको ये पता चलेगा कि यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हुआ है तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। तो इन्होंने मेरा क्वेश्चन के ऊपर डिबेट ही नहीं कराई और उसको कचरे में पटक दिया। दूसरा, आप खुद सोचिए कि अभी GIS को 1 साल भी नहीं हुआ। 25 फरवरी को GIS की टीम आई, GIS के माध्यम से जो हमारी समिट मीट हुई थी वो अभी 1 साल नहीं हुआ और ये लोग वहाँ पर उसका SD मनी का पैसे की फाइल बन गई। मैं नगर निगम गई थी तो मेरी नज़र में आया कि SD मनी वापस की जा रही है। अभी वो 3 साल हुए भी नहीं है, वो गारंटी पीरियड के अंदर 1 साल नहीं हुआ, पूरे टाइल्स उखड़ गए, सारी लाइटें खराब हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसका पैसा वापस देने की तैयारी चल रही है। तो पैसा कहने के लगता है और जिस प्रकार से आपने बताया तो कहीं ना कहीं जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने अब कुछ सोचा है कि इसको लेकर कोई, अब जब आपने बताया कि वहाँ हम लोगों ने, विपक्ष ने इतने क्वेश्चन और इतने पत्र और इतनी कंप्लेंट्स कर दी हैं इनकी कि ये लोग है ना सर उठाने के काबिल भी नहीं बचे। लेकिन सरकार उनकी है, शहर सरकार उनकी है और ट्रिपल इंजन की सरकार उन्हीं की है, तो कहीं कोई सुनवाई नहीं, कचरे के डब्बे की तरह। ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर आप बात करिए, लेकिन एक आवाज तो निकल कर आती है, आप लोग सब लोग ये कहते हैं कि एक क्षेत्र की महापौर।
हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार है तो उन्होंने क्या किया था कि 14 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, अभी जो उनके पास में 10 करोड़ रुपए जो मेयर की निधि होती है वो सारी नरेला में खर्च होती है। यहाँ तक कि हमारे पार्षद साथियों ने तो उनका पुतला भी जलाया था कि एक विधानसभा की मेयर है, एक विधानसभा की मेयर है, नरेला नरेला नरेला, क्योंकि सारे जितने भी भोपाल शहर के ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं सारे नरेला के अंदर ही होते हैं। सारा कुछ फंड जो है वो नरेला में ही जाता है। तो वो तो पूरे भोपाल शहर की मेयर है ना, पूरे भोपाल शहर के अंदर उनको सब जगह पैसा देना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष को भी आज तक 1 रुपए नहीं दिया महापौर निधि से, और हम इनसे लेंगे भी क्यों भाई? आपका है ना, जब खुद जमीर गवारा नहीं कर रहा कि आप सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करें तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमारे लिए मुख्यालय काफ़ी है। अच्छा, इसके अलावा एक प्रश्न और था जो हम प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर था कि एक रिपोर्ट निकल गई थी जब ये बताया गया था कि 2000 से ज़्यादा कुछ मकानों की रिपोर्ट थी कि 2000 से ज़्यादा कुछ मकान हैं, वो मकान दिए जाने हैं, लेकिन यहाँ जो डाटा निकल कर आता है वो आता है कि 8000 से ज़्यादा मकान दिए जाने हैं। बिल्कुल, जब डेटा 2000 का तो फिर 8000 मकान कहाँ से आ गए? हाँ, देखिए इनकी योजना 2015-16 में स्टार्ट हुई थी और 2021 तक इनको पूरे लोगों को जो भोपाल उस दौरान इन्होंने जो भी DPR बनाई थी उसके माध्यम से उनको सारों को मकान देना था। आज की डेट में 2720 इनके पास में मल्टीज़ के अंदर घर हैं सिलम्स के, और मेयर इन काउंसिल ने 8700 समथिंग का आवंटन दे दिया। तो यहाँ पर भी MIC इस बात को भी परिषद के अंदर नहीं लाई, तो MIC ने गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से 2720 आपके पास मल्टीज़ हैं और आपने आवंटन कर दिया 8700 घरों का। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? वाई? तो अभी इन्होंने, आपने सुना होगा कि ये मानस भवन के पीछे 27 जो घर देने वाली बात हुई थी उसमें भी इन्होंने पैसे वैसे जमा करा के उसका भी आवंटन कर दिया था मेयर एंड काउंसिल ने। तो हम कोर्ट के अंदर गए तो उसमें वहाँ से स्टे हुआ है। तो ये इस प्रकार से यहाँ भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो 20-20 हज़ार की रसीद काट लेते हैं कि पहले आओ पहले पाओ, जबकि पहले आओ पहले पाओ का कोई वहाँ पर प्रावधान ही नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत निकालते हैं। वो रजिस्ट्रेशन के बारे में है कि जिसने रजिस्ट्रेशन करा दिया बस उसी को घर मिलना है, तो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके उसके पैसे भी वापस नहीं करते 20,000, और अगर उसने लोन फाइनेंस नहीं कराया 1,80,000 का तो ये दूसरा व्यक्ति अगर जाएगा तो उसको आवंटन दे देते हैं। तो इस प्रकार से इतना भ्रष्टाचार वहाँ पर भी है। क्वालिटी के अंदर जो क्वालिटी मेंटेन करना था स्लम्स एरिया के अंदर, मल्टीज़ के अंदर, वो बिल्कुल 3rd क्लास की है कि 3 साल के बाद मैं आपको यहाँ पर बैठी हूँ बता रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं कोई हादसा सुन लेंगे कि मल्टी ढा गई। इतनी खराब गुणवत्ता है, एक बार आप जाइएगा वहाँ पर देख कर आइएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी का अपडेट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या है? क्या वाकई में स्मार्ट सिटी का जो सपना देखा गया था वो शहरवासियों के सामने पूरा होगा? देखिए 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी और ये सपना लेकर आए थे और इसका परिषद से ही संकल्प पारित हुआ था और 165 लाख करोड़ रुपए उसमें सैंक्शन हुए थे। तब आप खुद देख सकते हैं भोपाल शहर की क्या हालात हैं कि क्या भोपाल शहर स्मार्ट हुआ। जहां पर स्मार्ट प्रोजेक्ट चल रहा है जवाहर चौक पे, वो स्मार्ट सिटी के घर भी जो कर्मचारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित किए गए थे, भोपाल शहर की जनता के लिए प्रस्तावित किए गए थे, वहाँ पर लाइट खिड़की नहीं लगी, वहाँ पर दरवाजे नहीं लगे और स्मार्ट सिटी का टेंडर लेने वाली कंपनी आज की डेट में भाग चुकी है अपना आधा अधूरा काम करके। तो ये लोग जो हैं मतलब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी है इन्होंने। अब ये पैटी कॉन्ट्रैक्टर से काम भी नहीं करा पा रहे, अब ये मल्टीज के अंदर जो घर बने थे उसको बेच रहे हैं स्मार्ट सिटी वाले। क्या इसलिए आया था कि आप स्मार्ट सिटी सरकार की जगह के ऊपर बनाएंगे? चढ़ गई है माना जाए। पूरा भ्रष्टाचार पूरा सफाया कर दिया। पूरे जितने भी इन्होंने इनका ये था कि मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ध्यान देना। पूरे भोपाल शहर की जो लाइन पूरे रोड के ऊपर दिखती है बिजली की वो हम ठीक करेंगे, पूरा सिस्टम है ना अंदर से करेंगे, जमीन के अंदर से पूरा सिस्टम करेंगे बिजली का, लेकिन वो कोई भी सिस्टम इन्होंने नहीं किया। कहीं पर एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमको फौरन पता चल जाएगा। अगर पूरे भोपाल में कहीं लाइट चली गई तो हमने वो सिस्टम 50 करोड़ का लगाया है कि वहां पर दिख जाएगा। हो रहा है ऐसा? हम लोग
एक एक महीने 8-8 दिन 15-15 दिन शिकायत करते हैं कि लाइट ठीक कर दो, कोई सिस्टम नहीं है, और सारा खा पी के सब बैठ गए। और उसमें ये बैन लगा दिया कि कोई जन प्रतिनिधि उसके अंदर सहभागी नहीं बनेगा। वो खुद ही अपने मिनट्स बनाते हैं, खुद ही सारी योजनाओं को लागू करते हैं, कहाँ पर क्या काम हुआ कोई देखरेख करने वाला नहीं। तो वो तो भ्रष्टाचार की पूरी तरीके से बलि चढ़ गया। चलिए, तो थे सवाल कई जो आपसी चर्चा में निकल कर आए। कुछ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वकालत आपका पेशा है, आप वकालत करती आई हैं, वकालत से नेता प्रतिपक्ष तक का ये जो सफ़र था, ये सफ़र आखिर कैसा रहा? देखिए, वकालत तो मेरे दादा चाचा सब लोग ही एडवोकेट रहे हैं, तो मुझे मेरा भी सपना था कि मैं एडवोकेट बनूं और अच्छी एडवोकेट बनूं। तो मालिक का शुक्र है कि मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे मैंने प्रैक्टिस करी और आज भी कर रही हूं। और यहाँ पर जब लोग देखते थे कि राजनीति के अंदर मुझे आने का कोई भी वो नहीं था, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था कि राजनीति में आऊँ, बस लोगों का काम करूँ, जनता की सेवा करूँ, ये मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है। कोई पद मिले मुझे, कोई बहुत बड़ा नाम मिले और बहुत भीड़ भाड़ चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो यहाँ श्यामला हिल्स के एरिया में, तो यहाँ पर महिला सीट हो गई थी। तो यहीं के मोहल्ले वाले सब लोग इकट्ठे होकर आए, बोले कि आप चुनाव लड़ लीजिए। तो मैंने तो पहले मना किया कि नहीं, मैं अपनी वकालत कर रही हूँ, मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है, बहुत सारे केसेस हैं, मैं उनकी पैरवी करती हूँ। तो सब लोग नहीं माने, बोले नहीं इलेक्शन में खड़े होना पड़ेगा। तो हम गए हमारे माननीय कमलनाथ जी के पास में, तो उन्होंने हमको टिकट दे दिया और ऐसे महिला सीट, पहले महिला थी, फिर दूसरी बार भी महिला हो गई, फिर ओपन हो गई। तो ऐसे 3 साल का सफ़र हमारा पार्षद में चला गया और हमने जनता की ईमानदारी से सेवा की है। और बस यही चाहते हैं कि जनता की लड़ाई लड़ें और जनता के लिए ही हम काम करें और ईमानदारी से करें। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पूरी शहर के लिए है, आपके पार्षद की जो भूमिका है वो आपके वार्ड के लिए है जी। वकालत में जो एक आपकी भूमिका है वो अलग है। ऐसे में परिवार का समय किस तरह से निकालती है? हाँ, देखिए, जब इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनका खाना भी बना कर देती हूँ, अपने घर का खाना खुद ही बनाती हूँ, और घर में कुछ भी आयोजन होगा तो भी मैं ही खाना बनाती हूँ। सारा काम मैं अपना खुद करती हूँ। और बहुत कभी ऐसा होता है कि किसी से करवाऊँ, बाकी मैं अपना सारा समय निकाल के कहीं ना कहीं कर लेती हूँ। हाँ, मैं खाना अच्छा सारा बनाने में ज़्यादा। हाँ, मैं वेज नॉन वेज दोनों बना लेती हूँ। और नॉन वेज तो ज़्यादा नहीं खाती, पर वेज मेरी फेवरेट है, तो मैं वेज ज़्यादा बनाती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप इतनी सारी भूमिकाएं निभा रही हैं, ऊपर इसके अलावा आप घर में भी देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, खाना ही बनाती है, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि कई जो महिलाएं सुन रही होंगी इंटरव्यू, तो ये जरूर जानेंगी कि हाँ, एक महिला सब कर सकती है अगर चाहे। देखिए, एक है ना, जिम्मेदार महिला की ये नैतिक भूमिका है कि वो पहले अपना परिवार देखे, अपना घर देखे, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी एक महिला ही बहुत अच्छे तरीके से निभा सकती है। जब वो घर की जिम्मेदारी निभा लेगी तो बाहर की भी जिम्मेदारी निभा सकती है। मेरे 2 छोटे जब बच्चे थे, 2 बेटे हैं मेरे, जब वो छोटे थे तो मैं शाम को 7:30 बजे भी उनको छोड़कर ऑफिस में जाती थी। वहाँ पर मेरे को अपने पढ़ते 11 साढ़े 11 बजे अपने घर वापस आती थी जब वो रोने लगते थे। तो ये मैंने बचपन से ही सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। मैं ऊपर वाले का शुक्र है, सारी जिम्मेदारियां निभा लेती हूँ। अच्छा, आपके सफर में जो जैसे कि आपने बताया कि आप कितनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका रहा है? जब मैं वकालत करती थी तो मेरे मम्मी पापा का सबसे बड़ा सपोर्ट था, मेरी पढ़ाई से लेकर मेरी पूरी एजुकेशन जो मैं आज हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा की वजह से। और जब मेरी शादी हो गई तो राजनीति के अंदर मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया। राजनीति में लाने का सबसे बड़ा प्रयास उन्हीं का है। और जब मैं नई पार्षद बनी थी तो मुझे बिल्कुल भी राजनीति करना नहीं आती थी, सब मैंने उनको देख कर ही सीखा। और सारा कैसे नगर निगम के अंदर काम किया जाता है वो सब उन्होंने मुझे सिखाया, उनका भी थैंक यू। उनका भी थैंक यू। अब अच्छा लगता है आपको, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप पहली बार जब आई थी तब आपको नहीं आता था, लेकिन हाँ, अब तो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले का शुक्र है, उसका आशीर्वाद बना रहे ईश्वर का, कि मैं अब सारा काम किसी से बिना पूछे सारा कर लेती हूँ। मालिक का शुक्र है, अब कोई परेशानी नहीं आती। महिलाओं को, शहरवासियों को, खासतौर पे महिलाओं को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी महिलाओं को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने अधिकार पहचाने। और महिला ये बिल्कुल ना सोचे कि वो सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, वो बाहर राजनीति में भी
पार्टिसिपेट कर सकती हैं और एक बहुत अच्छी राजनीति कर सकती हैं, एक बहुत अच्छी वकील बन सकती हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर, जिस भी वो फील्ड में जा सकती हैं, एक अपना परचम लहरा सकती हैं। मेरी सभी महिला साथियों को यही इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। खासतौर पे आपने नगर निगम के अलावा अपनी जो लाइफ की जो जर्नी के बारे में बताया, वो वाकई में काबिल तारीफ थी। तो सवाल कई हैं, लेकिन जवाब की उम्मीद जनता को है। नेता प्रतिपक्ष ने तो अपनी बात रख दी, अब जिम्मेदारी है नगर निगम प्रशासन की कि वो भी अपनी बात को रखे और इन सवालों का जवाब दे। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। जब तक कि मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।